अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। राइट, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स वो होते हैं जो हमें प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मींस प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है टू टेक डिसीजन एंड टू परफॉर्म एक्शंस एज पर डिसीजन। तो ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन एज पर सिचुएशन, एज पर सिनेरियो डिसीजंस लेते हैं। एंड वी विल अचीव, यही हम अचीव करेंगे। वी विल सी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस किस मेथड के थ्रू हम डिसीजन कंट्रोल ले सकते हैं। एंड लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन क्या लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है और लूप कंट्रोल लूप्स कौन कौन से लूप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनका यूज, ये सब हम देखेंगे आज। तो बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर वी कैन से प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। तो here we have written through control structure or programming constructs decision are taken in programming। कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू ही डिसीजन लिए जाते हैं, राइट। एंड द कंट्रोल स्ट्रक्चर कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू डिसीजन कंट्रोल एंड द लूप कंट्रोल। यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है, डिसीजन कंट्रोल एंड लूप कंट्रोल। क्योंकि डिसीजन कंट्रोल कैपेबिलिटी किसी भी प्रोग्रामिंग की हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज पर सिनेरियो के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देती है। और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं हमको डिसीजन लेने की हेल्प करती है, राइट। लूप से वैसे तो हम स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं, यू नो वेरी वेल ऑलरेडी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसीजन भी लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में डिसीजन लेने के लिए दीज स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। इफ, जिसे हम इमीडिएट इफ भी कहते हैं, इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर, द स्विच केस एंड कंडीशनल ऑपरेटर। इस कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो लेट्स सी देम वन बाय वन, एक ओवरव्यू इनका ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इफ का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें कंडीशन या सिचुएशन के ट्रू होने पर कुछ एग्जीक्यूट कराना हो, राइट। केवल ट्रू होने पर हमें कुछ एग्जीक्यूट कराना हो तो वहां पर हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और यही इसमें लिखा है कि इन इफ स्टेटमेंट कंडीशन एंड एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन कंट्रोल गोज इन इफ ब्लॉक। तो किसी ना किसी कंडीशन के बेस पर ही डिसीजन लिया जाता है। और इफ स्टेटमेंट में यह होता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन कंट्रोल गोज इन इफ ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल इफ ब्लॉक में जाता है, अदरवाइज कंट्रोल गोज आउट ऑफ ब्लॉक, अदरवाइज कंट्रोल ब्लॉक के बाहर चले जाता है। तो जब भी हमें डिसीजन इफ स्टेटमेंट से लेना होता है तो हम इस सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। वी राइट इफ कीवर्ड को हम लिखते हैं, देन वी प्लेस दिस पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर हम वो कंडीशन या फिर उस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं जिसके ट्रू होने पर हमें कुछ एग्जीक्यूट कराना हो, ये हम लिखते हैं, राइट। और देन वी प्लेस दिस कर्ली ब्रेसेस, फिर हम इन कर्ली ब्रेसेस को प्लेस करते हैं और इन कर्ली ब्रेस के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं जिन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना हो कंडीशन के ट्रू होने पर। कंडीशन के ट्रू होने पर जिसको एग्जीक्यूट कराना हो वो इनके अंदर लिखा जाता है। तो यहां पर क्या होता है, जब भी कभी फ्लो इस इफ में आएगा तो सबसे पहले ये कंडीशन या फिर हम कह सकते हैं दिस एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड। सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल गोज इन इफ ब्लॉक। तो कंट्रोल
इफ ब्लॉक के अंदर चले जाएगा और इफ ब्लॉक के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, राइट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल गोज आउट ऑफ इफ ब्लॉक, तो कंट्रोल इफ ब्लॉक के बाहर चले जाता है, इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाता है, इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं होता है, कंट्रोल इफ ब्लॉक के बाहर चले जाता है। एंड बाय डिफॉल्ट इफ इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हो बाय डिफॉल्ट वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है जब तक हम उसमें ये पैरेंथेसिस नहीं लगाते, राइट। हमने यहाँ पर ये कर्ली ब्रेस लगाए हैं, जब जब तक हम कर्ली ब्रेस नहीं लगाते, हमने कर्ली ब्रेस लगाए हैं, तो कर्ली ब्रेस हम तब लगाते हैं जब इफ के अंदर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराने हो इफ ब्लॉक में, राइट। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये सिंगल लाइन होता है, अगर आपको सिंगल लाइन ही एग्जीक्यूट करानी है तो इसे लगाने की, ये जो कर्ली ब्रेस हमने लगाए हैं इफ ब्लॉक के कर्ली ब्रेस, इन्हें लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। लगा सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यूजुअली प्रैक्टिस में लगाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल देखकर समझ लेते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लिख रहे हैं, हमें यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो हमने स्क्रिप्ट टैग लिख दिया। कहीं पर भी हम लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए स्क्रिप्ट टैग लिखा, और इसके अंदर इफ का यूज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल यूज समझ रहे हैं हम, तो सिंपल से एक एग्जांपल ले लिया। इफ यहाँ पर हमने लिख लिया सपोज 20 इज ग्रेटर देन 10, डायरेक्ट हमने लिख लिया विदाउट एनी वेरिएबल, तो और यहाँ पर एक लाइन लिख ली, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस, और इसके अंदर लिख लिया, सपोज इसके अंदर लिख लिया ट्रू, ओके। ऐसे ही एक हमने स्ट्रिंग लिख ली ट्रू। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब फ्लो इस स्क्रिप्ट पर आएगा, तो इस स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा है इफ, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, इफ के आगे पैरेंथेसिस में 20 इज ग्रेटर देन 10 एंड दिस कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू इवेलुएट होगी। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो इफ के अंदर जाएगा, और इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्रू, तो यहाँ से ट्रू प्रिंट हो जाएगा, राइट। इसको अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करें, रिफ्रेश हमने किया तो यहाँ पर ट्रू आ गया क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। और अब कंडीशन चेंज कर देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर लिख लिया 100, तो अब क्या होगा, अब जब यहाँ पर फ्लो आएगा तो इट विल बी चेक्ड, ये चेक होगा 20 इज ग्रेटर देन 10 एंड दिस कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है, तो फ्लो विल नॉट गो इनसाइड इफ, फ्लो विल गो आउटसाइड ऑफ इफ के बाहर चले जाएगा, और इफ के बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, इट विल बी एज इट इज। हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दैट वाज अबाउट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से वर्क करता है, एंड देन वी मूव टू इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी एक कंडीशन के या तो ट्रू होने पर हमें कुछ एग्जीक्यूट कराना हो या फॉल्स होने पर कुछ एग्जीक्यूट कराना हो, तब हम इसका यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इफ इस तरीके से इसका यूज करेंगे, दिस इज द सिंटेक्स इफ, इफ के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर अंदर कंडीशंस एंड एक्सप्रेशंस, इसके बाद इफ का ब्लॉक, इफ का ब्लॉक आएगा। तो दिस ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रू ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम ट्रू ब्लॉक बोलते हैं, और इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, राइट। दिस इज ट्रू ब्लॉक। तो कंडीशन के ट्रू होने पर हमें जो भी कुछ एग्जीक्यूट कराना हो वो हम इस ट्रू ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं। दिस मीन्स वी राइट इनसाइड इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रू ब्लॉक, उसे हम ट्रू ब्लॉक के अंदर लिख लेंगे। और इस कंडीशन के फॉल्स होने पर हमें जो भी एग्जीक्यूट कराना हो उसे हम इस एल्स ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। जहां पर भी इफ क्लोज होगा, इफ यहाँ पर क्लोज हो रहा है इफ का ब्लॉक, तो इसके बाद जस्ट एल्स लिखते हैं, एल्स के बाद फिर एल्स का ब्लॉक,
एंड दिस ब्लॉक इज कॉल्ड फॉल्स ब्लॉक। तो फॉल्स होने पर हमें जो भी कुछ एग्जीक्यूट कराना हो उसे हम फॉल्स ब्लॉक में लिख लेते हैं। तो कहीं पर भी अगर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया है और जब इंटरप्रेटर यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले वो कंडीशन को इवेल्युएट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन कंट्रोल गोज टू ट्रू ब्लॉक। तो ये कंट्रोल ट्रू ब्लॉक में चले जाता है और जितने भी स्टेटमेंट्स ट्रू ब्लॉक के अंदर लिखे हुए हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस कंडीशन के फॉल्स होने पर फ्लो फॉल्स ब्लॉक में जाता है। फॉल्स ब्लॉक मींस दिस एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में जाएगा और जितने भी इस एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो दैट वाज अबाउट इफ एल्स। इसका भी यूज देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज यहीं पर हमें कुछ ऐसा करना है कि यू ऑलरेडी यूज्ड इट कि दो नंबर्स में से सपोज हमें ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करना है। एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू सपोज हमने ले ली 10 और बी की वैल्यू ले ली 5। द वैल्यू ऑफ बी इज दिस इज 5, 5 ले ली। राइट, अब एनालिसिस हमें पता है, इसकी एनालिसिस ग्रेटर को फाइंड आउट करने की। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि a इज ग्रेटर देन b, कि अगर a b से ग्रेटर है तो a ही ग्रेटर होगा, कंडीशन ट्रू होगी। और ट्रू होने पर a बड़ा होगा। राइट, ट्रू होने पर a विल बी ग्रेटर। तो इस कंडीशन के ट्रू होने पर तो हमें ये एग्जीक्यूट कराना होगा। अगर ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ पर a प्रिंट करा लिया। एल्स, अब इस कंडीशन के फॉल्स होने पर ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस कंडीशन के फॉल्स होने पर हमें b की वैल्यू प्रिंट करानी है, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो b यहाँ पर ग्रेटर नंबर होगा। अब जब भी फ्लो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5 और यहाँ से कंडीशन चेक होगी। दिस कंडीशन 10 इज ग्रेटर देन 5, दिस कंडीशन इवेल्युएट्स ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लो गोज टू ट्रू ब्लॉक। फ्लो ट्रू ब्लॉक में जाएगा। ट्रू ब्लॉक इज दिस, ये ट्रू ब्लॉक है दिस वन। इसके अंदर फ्लो जाएगा और यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए से ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा एंड देन फ्लो विल गो आउटसाइड। राइट, फिर फ्लो आउटसाइड चले जाएगा, क्योंकि या तो ट्रू ब्लॉक में ही जाएगा फ्लो या फिर फॉल्स में ही जाएगा, और जिसमें भी गया उसके बाद आउटसाइड चले जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो यहाँ से ये ए की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। राइट, और अब हमने थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर कर लिए और फॉल्स समझने के लिए, फॉल्स वाला केस लेने के लिए हमने बी की वैल्यू 50 कर ली। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 50। जब भी फ्लो यहाँ पर आएगा तो दिस कंडीशन विल बी इवेल्युएटेड, ये इवेल्युएट होगी। ए है 10, बी है 50, 10 ग्रेटर देन 50, दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब इफ एल्स में इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो फॉल्स ब्लॉक में जाएगा। फॉल्स ब्लॉक इज कॉल्ड एल्स ब्लॉक और यहाँ से बी की करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि बी की वैल्यू है दैट इज 50। तो 50 हमें दिखाई दे जाएगा। इसे हम रिफ्रेश करते हैं। हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 50 आ गया। तो दैट वाज द फंक्शनिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। यूज हम वहीं पर करेंगे जहाँ पर हमें कंडीशन के ट्रू होने पर भी या फिर फॉल्स होने पर भी कुछ एग्जीक्यूट कराना हो, ट्रू या फॉल्स होने पर। ओके, नेक्स्ट वन इज एल्स इफ लैडर। इट्स लाइक अ नेस्टेड इफ एल्स, वैसे ही होता है ये। तो इसका यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जहां पर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और किसी भी एक कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर हमें कुछ एग्जीक्यूट कराना हो तो हम यहाँ पर एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। राइट,
मान लो कि हमारे पास 5 कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस। तो 5 कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, अब पांचों में से किसी एक, सिर्फ 5 ही कंडीशन है और किसी एक के एग्जीक्यूट होने पर हमें कुछ करवाना है, कुछ भी कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम कंडीशन और उसके कंडीशन को एनालाइज करेंगे और उसके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस इफ एल्स का यूज करते चले जाते हैं। राइट, तो अगर हमारे पास 5 कंडीशंस हैं तो हम इस एल्स इफ लैडर का यूज कर लेंगे। व्हाट वी विल डू कि पहली कंडीशन और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स को सॉर्ट करेंगे, दूसरी कंडीशन उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स को सॉर्ट करेंगे, ऐसे ही जितनी भी कंडीशंस हैं उनके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इस एल्स इफ लैडर में उनको रख देंगे। राइट, तो एल्स इफ लैडर का कुछ सिंटेक्स ये होता है, दिस इज द सिंटेक्स। सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन रख देते हैं। ठीक है, वी विल पुट द कंडीशन और उस कंडीशन के ट्रू होने पर हमें जो भी एग्जीक्यूट कराना हो वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। देन वी पुट एल्स इफ, फिर हम एल्स इफ रखते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग अगली कंडीशन लिख लेंगे और इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट कराने हो, दिस मींस इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हो वो इसके अंदर लिख देते हैं। राइट, ऐसे ही और भी कंडीशंस हैं तो उनके ट्रू होने पर जो एग्जीक्यूट कराना हो तो फिर एल्स इफ लिखा जाएगा और फिर वो कंडीशन लिख दी जाएंगी और फिर स्टेटमेंट इसी तरीके से एल्स इफ करके लिख दिए जाते हैं और फाइनली हम एल्स लिख लेते हैं। एल्स में हम वो लिखते हैं जो किसी भी कंडीशन के, जब सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं और उनके फॉल्स होने पर अगर हमें कुछ एग्जीक्यूट कराना हो, जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है वो हम एल्स ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एल्स इफ लैडर कुछ इस तरीके से वर्क करता है, टॉप टू डाउन। सबसे पहले फ्लो आएगा यहाँ पर कंडीशन 1 पर, ये कंडीशन 1 चेक होगी। अगर ये कंडीशन ही ट्रू हो जाती है, पहली ही कंडीशन, तो फ्लो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और इस ब्लॉक के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू होने पर इसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर फ्लो इस सीधे एल्स इफ लैडर के बाहर निकल जाएगा। राइट, अब अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि दोबारा कंडीशन, दोबारा फ्लो यहाँ पर आया, दोबारा कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेस आई कि जब सबसे पहले पहली कंडीशन चेक हुई, पहली कंडीशन फॉल्स मिल गई, तो क्या होगा, तो फ्लो एल्स इफ पर जाएगा, मींस अगली कंडीशन पर जाएगा और अगली कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू मिल गई तो फ्लो इसके अंदर जाएगा और इसके सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, फिर फ्लो बाहर आ जाएगा, सीधे फिर फ्लो बाहर आ जाएगा। राइट, और अगर कुछ ऐसा हुआ कि पहली भी कंडीशन फॉल्स है, दूसरी भी कंडीशन फॉल्स है, तीसरी भी कंडीशन फॉल्स है, सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तो फाइनली फ्लो इस एल्स में चले जाता है और एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ इसकी फंक्शनिंग हम समझ रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल मैं ये लिख देता हूँ। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया 20 is greater than, this is greater than 10 एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने लिख लिया ब्लॉक ऑफ कंडीशन 1। सपोज ये स्टेटमेंट लिख लिया। फिर अगली एक कंडीशन और है, एल्स इफ दिस, एल्स इफ एक से ज़्यादा कंडीशन होने पर हम कराएंगे और अगली कंडीशन है 300 इज ग्रेटर देन 700 और यहाँ पर हमने लिख लिया
कि दिस इज ब्लॉक ऑफ कंडीशन 2, राइट। और फिर एक और है, दिस इज एल्स इफ, एक कंडीशन और एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज 300 इज ग्रेटर देन 100। और यहाँ पर हमने लिख लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिख लिया ब्लॉक ऑफ कंडीशन 3, और फाइनली हमने एल्स लिख लिया, और यहाँ पर लिख लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड हेयर हमने लिख लिया एल्स ब्लॉक, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब फ्लो यहाँ पर आएगा तो एल्स इफ लैडर में फ्लो सबसे पहले टॉप टू डाउन ही चलता है। सबसे पहले पहली कंडीशन चेक होगी, एंड द फर्स्ट कंडीशन 20 इज ग्रेटर देन 10, दिस कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इस कंडीशन के ट्रू होने पर फ्लो इस ब्लॉक में जाएगा, और इस ब्लॉक के अंदर दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, ये वाला स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कंडीशन 1 एग्जीक्यूट होगा, और फिर फ्लो सीधे एल्स इफ लैडर के बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम, ये यही आउटपुट आ गया ब्लॉक ऑफ कंडीशन 1। एंड अब मान लो पहली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले यही होगा, पहली कंडीशन इवेलुएट होगी, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, तो इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो अब फ्लो सीक्वेंस में अगले इफ पर जाएगा, अगली कंडीशन पर जाएगा इस एल्स इफ पर, और इसकी कंडीशन चेक होगी 300 इज ग्रेटर देन 700, ये कंडीशन भी फॉल्स है। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो अगले कंडीशन पर जाएगा, दिस मीन्स अगले एल्स इफ पर जाएगा, और इसकी कंडीशन चेक होगी 300 इज ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो फ्लो इसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक इसी ब्लॉक में आ जाएगा, और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा ब्लॉक ऑफ कंडीशन 3, देन कंट्रोल गोज आउट, तो कंट्रोल फिर सीधे एल्स इफ लैडर के बाहर निकल जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो ब्लॉक 3 में हमने यही लिखा था, थर्ड कंडीशन के अंदर ब्लॉक ऑफ कंडीशन 3, तो दिस वाज। और अगर मान लो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, दिस इज 1000, तो अब क्या होगा, सीक्वेंस में वही होगा टॉप टू डाउन, पहले पहली कंडीशन ये फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी, तो अब दूसरी कंडीशन चेक होगी, ये भी फॉल्स है, तीसरी कंडीशन चेक होगी, ये भी फॉल्स है, तो फाइनली फ्लो एल्स में चले जाएगा, और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर लिखा है एल्स ब्लॉक, तो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया एल्स ब्लॉक। तो ये एल्स इफ लैडर कुछ इस तरीके से वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं स्विच केस में। स्विच केस का यूज भी डिसीजन लेने के लिए ही होता है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर ही हम पढ़ रहे हैं अभी, इसका भी यूज डिसीजन लेने के लिए होता है, और इसका यूज यूजुअली वहां पर होता है जहां पर सिंगल की के बेस पर डिसीजन लेना हो, राइट, जहां पर सिंगल की प्रेस पर कुछ डिसीजन लेना हो। तो स्विच केस की बात करते हैं। स्विच केस में हम कह रहे थे कि इसका यूज वहां पर होता है जहां पर सिंगल की प्रेस के बेस पर हमें कुछ डिसीजन लेना, वहां पर स्विच केस का यूज करते हैं, और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, पहले स्विच कीवर्ड लिखा जाता है, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन वो जिसके इवेलुएट होने पर कोई वैल्यू निकले, और उस वैल्यू के बेस, उस वो वैल्यू केस वैल्यू से मैच करे, राइट, कुछ इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है। स्विच के बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद हम केस कीवर्ड लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं दिस वैल्यू 1, और वैल्यू 1 के बाद यहाँ पर कॉलन आता है, और कॉलन के बाद इस केस से, इस केस से रिलेटेड मीन्स इस केस वैल्यू से मैच होने पर जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराने हो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देन वी पुट ब्रेक, एंड देन
नेक्स्ट केस, नेक्स्ट लास्ट में वैल्यू, डिफॉल्ट लिखना एंड जरूरी होता है ना सर? दिस इज कॉलन। तो जितनी भी की प्रेस हैं हमारे पास, हम उन्हें केस, केस के बाद वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू, उस की प्रेस की वैल्यू, और उस की प्रेस होने पर जितने भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट कराने हैं वो उसके जस्ट बाद लिख देंगे, फिर हम ब्रेक लगा देंगे। देन फिर नेक्स्ट की प्रेस मीन्स नेक्स्ट जो भी हमारी चॉइस है उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, फिर कॉलन यहाँ पर लिखा जाएगा, और इस वैल्यू की प्रेस से के ट्रू होने पर, इस वैल्यू की प्रेस होने पर जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट कराने हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर हम ब्रेक लगाएंगे। तो जितनी भी चॉइसेस हैं वो सब हम केसेस में लिखते चले जाते हैं और उन चॉइसेस के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स उनके अंदर लिखते हैं, राइट। और जब सारी चॉइसेस हमारी आ जाती हैं तो फाइनली फिर हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। अब ये वर्क कुछ इस तरीके से करता है, फंक्शनिंग इसकी कुछ इस तरीके से होगी। ये स्विच केस की बॉडी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है, तो जब भी फ्लो स्विच पर आएगा तो यहाँ पर एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है। अब होता क्या है कि एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट होता है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आती है, और वो वैल्यू जिस केस वैल्यू से मैच करती है फ्लो सीधे उस केस में ट्रांसफर होता है। तो मान लो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वाले केस के इक्विवेलेंट आ गई, इस वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट, तो फ्लो यहाँ से सीधे इस केस में आएगा, और इस केस के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, फिर फ्लो इस ब्रेक में आएगा, एंड दिस ब्रेक सेंड्स कंट्रोल आउट ऑफ स्विच केस, ये स्विच केस के बाहर फ्लो को ट्रांसफर कर देगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि इस जब स्विच में जब भी फ्लो आएगा तो इस एक्सप्रेशन पर आएगा, एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मान लो इस केस वैल्यू 2 से मैच करी, तो फ्लो यहाँ से सीधे इस वैल्यू 2 वाले केस में जाएगा, और इसके अंदर हमने जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, फिर ब्रेक से फ्लो सीधे बाहर चले जाएगा, राइट। तो दिस मीन्स कुल मिलाकर यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि एक्सप्रेशन सबसे पहले इवेल्युएट होता है स्विच केस में, और एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस केस वैल्यू से मैच करती है फ्लो सीधे उस केस में ट्रांसफर होता है, और उस केस के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, फिर ब्रेक से फ्लो सीधे बाहर निकल जाता है। अगर ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो और उसकी वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच ना करे तो फ्लो डिफॉल्ट में जाता है, और डिफॉल्ट के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, राइट। तो दिस वाज अबाउट स्विच केस, ये था स्विच केस। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर पर। कंडीशनल ऑपरेटर की बात करें तो कंडीशनल ऑपरेटर भी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का वर्क करता है, लेकिन इसका यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें ब्लॉक्स में मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना कराने हो, क्योंकि सर ये अभी हमने टर्नरी है। जितना भी पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा है वो सब ब्लॉक पर बेस होता है। इफ इज अ मल्टीपल मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स अगर ब्लॉक लगा देते हैं तो वो बन जाता है एल्सिफ भी, एल्सिफ में भी अगर हम ब्लॉक लगा देंगे तो वो मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स बन जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशनल का यूज आप तब करोगे जब डिसीजन लेना, जहाँ पर डिसीजन लेने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और जहाँ पर ब्लॉक में बहुत सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना होने हो, यानी कि सिंपल जहाँ पर डिसीजन लेना हो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। एंड दिस इज द सिंटेक्स, ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स ये होता है, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, वी कैन से कंडीशन ऑल्सो। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे, फिर इस क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे, फिर हम एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे, फिर हम इस कॉलन को लगाएंगे, फिर हम एक्सप्रेशन 3 लिखेंगे। तो जब कभी भी फ्लो इस कंडीशनल ऑपरेटर पर आएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, जब भी कभी फ्लो यहाँ पर आएगा तो फ्लो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन 1 पर आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो फ्लो एक्सप्रेशन 2 पर जाता है, राइट। अगर ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है तो फ्लो इस एक्सप्रेशन 2 पर जाता है, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो फ्लो एक्सप्रेशन 3 पर जाता है, राइट। तो फ्लो एक्सप्रेशन 3 पर जाता है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल में लिखा है वेर a इक्वल्स टू 20 b इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर लिया है। हमें दो नंबर्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हमने इसका यूज कर लिया है, क्योंकि दो नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशनल का यूज कर लिया। एक्सप्रेशन 1 की जगह हमने कंडीशन लिख दी ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी के ट्रू होने पर जो भी होना है वो हमने एक्सप्रेशन 2 की जगह लिख दिया। एक्सप्रेशन 2 कम्स जस्ट आफ्टर क्वेश्चन मार्क, और इस एक्सप्रेशन 1 दिस मीन्स कंडीशन के फॉल्स होने पर जो भी एग्जीक्यूट होना है, जो भी हमें करवाना है, वो हमने लिख दिया एक्सप्रेशन 3 की जगह। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी। तो यहाँ से क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर जब भी फ्लो जाएगा, मीन्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जब भी प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, इस सबसे पहले कंडीशन इवेल्युएट होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ए प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज कंडीशन के ट्रू होने पर, ए ग्रेटर देन बी के ट्रू होने पर फ्लो इस एक्सप्रेशन 2 में चले जाएगा, यहाँ पर लिखा है ए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फ्लो इस एक्सप्रेशन 3 पर चले जाएगा, एक्सप्रेशन 3 की जगह लिखा है बी। तो दिस वाज अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर। ये है कंडीशनल ऑपरेटर, और इसका यूज सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया where, यही ले लिया एग्जांपल a, और a की वैल्यू सपोज हमने ले ली 10, एंड दिस इज b इक्वल्स टू हमने लिख लिया 5, और यहाँ पर लिख लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन 1 की जगह, एनालिसिस हमें पूरी पता है तो हमने लिख लिया ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी के ट्रू होने पर जो भी होना है वो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद लिख लेंगे, दैट इज ए, और इसके फॉल्स होने पर जो भी लिखना है वो हम कॉलन के बाद लिख लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया बी। तो इट विल वर्क लाइक दैट एज वी अंडरस्टूड। जैसे ही हमने समझा है बिल्कुल वैसे ही ये वर्क करेगा। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो वही होगा, यहाँ से 10 प्रिंट हो जाएगा। इसे हमने रिफ्रेश कराया तो यहाँ से 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू थी। दिस कंडीशन वाज ट्रू, ए ग्रेटर देन बी इज ट्रू, तो फ्लो इस ए में आया, ए प्रिंट हुआ। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फ्लो बी में आएगा और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो दैट वाज अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी ऑफ रिपीटेशन। जहाँ पर एक ही स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो वहाँ पर हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच एंड फॉर इन, दे आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम फॉर ईच की बात करें तो दिस इज अ मेथड, ये एक मेथड होता है, और ये स्पेशली डेडिकेटेड फॉर एरे। तो अभी जब हम एरे स्टार्ट करेंगे एक दो लेक्चर बाद तब हम इसको देखेंगे। एंड फॉर इन लूप दिस इज डेडिकेटेड फॉर ऑब्जेक्ट्स, ये यूजुअली ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। इसे अभी हम ऑब्जेक्ट भी एक दो लेक्चर के बाद स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। ओवरव्यू ले लेते हैं फॉर वाइल और डू वाइल का। फॉर का एज यूजुअल सिंटेक्स हमें पता है कि दिस इज द सिंटेक्स, ये होता है। दिस इज यूज्ड फॉर रिपीटेशन, रिपीटेशन का वर्क करता है। इसके लिए हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगाते हैं। दिस पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं सेमी कॉलन लगाने के बाद, फिर सेमी कॉलन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लगाते हैं, राइट। और फिर इसके अंदर ब्लॉक के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं जिन स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कराना हो। तो जब भी कभी फ्लो इस फॉर लूप में आता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। लूप एग्जीक्यूट्स विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हेल्प से चलता है। तो इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल को एक वैल्यू देनी पड़ती है, इनिशियल वैल्यू। तो सबसे पहले फ्लो इस इनिशियलाइजेशन पर आता है। फिर इनिशियलाइजेशन के बाद ये कंडीशन चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लो इस फॉर के अंदर जाता है, फॉर के ब्लॉक के, और इस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। देन फ्लो गोज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर फ्लो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर जाता है। इंक्रीमेंट यहाँ से वेरिएबल का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर फ्लो कंडीशन पर आएगी, फिर कंडीशन चेक होगी,
और कंडीशन के ट्रू होने पर फिर फ्लो इस फॉर के अंदर आएगा एंड दिस प्रोसेस गोज अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक फ्लो इसके अंदर जाते रहता है और स्टेटमेंट्स रिपीट होते रहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिख लिया है कि हमें मान लो टू की टेबल हमें प्रिंट करानी है। तो टू की टेबल की आपको पूरी एनालिसिस पढ़ा है कि पहले टू की वन से मल्टीप्लाई होती है तो टू मिलता है, फिर टू की टू से मल्टीप्लाई होती है तो फोर मिलता है, ऐसे ही टू की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो 20 मिलेगा। तो दिस वी नो कि हमें एक स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट कराना है, राइट। एक स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, इट लूप वेरिएबल की हेल्प से ही चलता है, तो एक वेरिएबल ले लिया, इसको हमने 1 से इनिशियलाइज करवा लिया, 1 इसकी वैल्यू ले ली और कहाँ तक चलाना है कंडीशन में हमने वो लिख दिया। इसे हमें चलाना है 10 तक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया i लेस देन और इक्वल्स टू 10, ये लिख दिया। अब 1 होगी, 1 के बाद 2 होगी, 2 के बाद 3 होगी, दिस मीन्स एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर i प्लस प्लस लिख दिया, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा, अच्छा ये हो गया। फिर हमने फ्लॉक फॉर का ब्लॉक बनाया और ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिख दिया जिसको बार बार रिपीट करना है, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। तो जब भी फ्लो इस फॉर में आएगा तो ये सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, i इक्वल्स टू 1 से i की वैल्यू 1 होगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फ्लो फॉर ब्लॉक में जाएगा और फॉर ब्लॉक के अंदर, फॉर की बॉडी के अंदर लिखा है 2 इंटू आई, तो 2 इंटू आई की वैल्यू 1 से 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और न्यू लाइन, राइट। तो बॉडी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब जब बॉडी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो फ्लो फिर इंक्रीमेंट पर जाता है, आई प्लस प्लस पर जाएगा, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 2 होगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फ्लो फिर फॉर के अंदर जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से 2 इंटू आई की वैल्यू 2 हो चुकी है तो 2 इंटू 2 4 प्लस बी आर से न्यू लाइन। तो इस तरीके से ये लूप तब तक चलते रहेगा जब तक आई की वैल्यू, जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये चलता रहेगा। और दिस मीन्स 10 तक चलेगा और जैसी आई की वैल्यू 11 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी और फ्लोस के अंदर नहीं जाएगा। तो दैट वाज अबाउट फॉर, ये फॉर है, बस इस सिंपल से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये फॉर लिखा है और यहाँ पर लिख लिया वेर आई इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई कर दी आई लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड दिस इज आई प्लस प्लस यहाँ पर, और इसके अंदर हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमें क्या करना है, 2 की टेबल प्रिंट करनी है और 2 की मल्टीप्लाई हर बार i से करते रहेंगे, i से होती रहेगी, प्लस अब अगली लाइन पर प्रिंट करना है तो यहाँ पर बी आर लगा देंगे, दिस इज बी आर, बी आर से न्यू लाइन, दिस इज न्यू लाइन, राइट। तो जैसा हमने समझा बिल्कुल वैसा ही ये चलेगा। और इसको अगर हम रिफ्रेश कराएं तो 2 की टेबल यहाँ पर आ गई है, दिस इज द टेबल ऑफ 2, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर लग गया है, दिस एक्स्ट्रा, इसको सही कर लिया। अब आउटपुट यहाँ पर सही दिखाई दे जाएगा, अभी भी कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यस, एक लेस देन सिंबल, दिस एंगुलर ब्रैकेट ज़्यादा था, नाउ इट विल बी ओके, इट्स ओके, राइट। तो दिस वाज अबाउट फॉर, ये फॉर है। ऐसे ही वाइल है, यहाँ पर वाइल का सिंटेक्स कुछ ये होता है, ये भी स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है। इसका सिंटेक्स कहता है कि पहले वाइल कीवर्ड लगाओ, फिर वो कंडीशन लगाओ जिस कंडीशन के बेस पर स्टेटमेंट्स को रिपीट कराना हो, क्योंकि स्टेटमेंट्स अगर रिपीट होते हैं तो कंडीशन के बेस पर ही रिपीट होते हैं। और फिर ये दिस पैरेंथेसिस लगाओ, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिख दो जिनको एग्जीक्यूट कराना हो, जिनको बार बार रिपीट कराना हो।
तो जब भी फ्लो कभी वाइल में आता है तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होती है, इवेलुएट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लो वाइल के अंदर जाएगा और वाइल की बॉडी में, वाइल के ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। फिर फ्लो दोबारा वाइल की कंडीशन पर आएगा, फिर कंडीशन चेक होगी और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लो वाइल के अंदर जाएगा बॉडी में, और बॉडी के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फ्लो गोज आउट ऑफ वाइल, तो फ्लो सीधे वाइल के बाहर चले जाएगा। राइट, अब सेम वो टू की टेबल हमें प्रिंट करानी है तो हमने यहाँ वाइल से वैसे ही इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर भी यही होगा, ड्यू की टेबल प्रिंट कराने के लिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, और कंडीशन, वो कंडीशन जिस कंडीशन के ट्रू होने पर हमें स्टेटमेंट्स रिपीट कराने हैं वो हमने वाइल के अंदर लिख लिए। तो कंडीशन यही होगी i लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से, तो हमने कंडीशन अप्लाई कर दी और इसके अंदर हमने वो स्टेटमेंट्स लिख दिए जिनको एग्जीक्यूट कराना है। राइट, 2 इंटू आई, तो जब i की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी तो 2 इंटू आई से 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस से i की वैल्यू 2 होगी। राइट, i की वैल्यू 2 होगी तो बॉडी के दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर फ्लो वाइल के बिगिनिंग में जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फ्लो फिर वाइल के अंदर जाएगा, फिर 2 इंटू आई परफॉर्म होगा, दिस मीन्स 2 इंटू 2 4 और न्यू लाइन, और फिर i प्लस प्लस से i की वैल्यू 3। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक i की वैल्यू 10 ना हो जाए, और जैसे ही i की वैल्यू 10 से 11 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, देन फ्लो गोज आउट ऑफ वाइल, तो फ्लो वाइल के बाहर चले जाएगा। दिस इज हाउ वाइल वर्क्स। अब डू वाइल की बात करें तो डू वाइल कुछ इस तरीके से होता है, और डू वाइल का यूज यूजुअली हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें कंडीशन चेक होने से पहले कम से कम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना हो, वहां पर हम डू वाइल का यूज करते हैं। तो डू वाइल का सिंटेक्स ये है, पहले हम डू लिखते हैं, फिर दिस कर्ली ब्रेसेस बिगिंस, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं जिनको बार बार एग्जीक्यूट कराना हो। जब कर्ली ब्रेस क्लोज होता है तो इसके बाद वाइल कीवर्ड लिखते हैं और फिर वो एक्सप्रेशन और कंडीशन लिख दी जाती है, फिर वो कंडीशन या एक्सप्रेशन कुछ भी बोल सकते हैं, वो लिख दी जाती है जिसके ट्रू होने पर स्टेटमेंट्स रिपीट कराने हैं। राइट, वो लिख देते हैं। तो ये वर्क कैसे करेगा, जब कहीं पर भी डू वाइल होगा और डू वाइल पर फ्लो आएगा तो फ्लो सीधे बॉडी के, डू से सीधे बॉडी के अंदर जाता है, और डू के बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन, जितने भी स्टेटमेंट हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं फर्स्ट टाइम। राइट, वो स्टेटमेंट पहली बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। फिर बॉडी के अंदर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए तो फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लो फिर डू वाइल की बिगिनिंग में जाएगा और सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक फ्लो डू वाइल की बिगिनिंग में जाते रहेगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फ्लो सीधे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, डू वाइल के बाहर। तो इसी का यहाँ पर वही एग्जाम्पल हमने लिखा है जिसको अभी लिखते हुए आ रहे हैं। अब हमें वही चीज़ करानी है, एक टू की टेबल हमें प्रिंट करानी है, तो हमें एनालिसिस पूरी पता है कि लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए यूजुअली हमें एक वेरिएबल लेना होगा और उस वेरिएबल को हमें वेरी करना होगा 1 से लेकर 10 तक। राइट, तो हमने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 1 ले ली, फिर हमने डू लिखा, डू के बाद हमने बॉडी, दिस इज बॉडी, इसकी बॉडी लिख ली, मीन्स ब्लॉक बना दिया, और उस ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट लिख लिए जो स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट कराने हैं। तो हमें बार बार टू की आई से ही मल्टीप्लाई करनी है और आई की वैल्यू को हर बार हमें इंक्रीज करना है, आई प्लस प्लस, तो हमने यही करा। और फिर उसके बाद हमने कंडीशन लिख दी वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब फ्लो आएगा इधर तो आई की वैल्यू 1 होगी और फ्लो सीधे डू वाइल के अंदर जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से 2 इंटू आई, दिस मीन्स 2 इंटू 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर i प्लस प्लस से i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, 2 होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी, वाइल 2
आई की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लो अब यहाँ पर जाएगा डू वाइल की बिगनिंग में, फिर इसके अंदर आएगा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से 2 इंटू आई, दिस मीन्स 2 इंटू 2 4 विल बी प्रिंटेड, प्रिंट होगा 4, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होगा और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी जब तक आई की वैल्यू क्रॉस ना हो जाए, राइट। तो इट वाज अबाउट डू वाइल लूप, इसको एज इट इज एक बार वहां पर चला के देख लेते हैं, फिर इसको हम एंड करते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हमने ले लिया, सपोज आई इक्वल्स टू 1 ले लिया, दिस इज डू, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ और कि अगर आप हर अलग अलग लाइन में स्टेटमेंट लिख रहे हो तो सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ तो इट्स ओके, ये वर्क करेगा, सेमी कॉलन नहीं भी लगाएंगे तो इट विल वर्क। और यहाँ पर document डॉट राइट, ये हमने लिख लिया, एंड दिस इज 2 इंटू आई दिस प्लस नेक्स्ट लाइन बी आर, और यहाँ पर लिख लिया आई प्लस प्लस, एक एक करके इंक्रीमेंट करना है। अब हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, राइट। तो जैसे हमने समझा है बिल्कुल वही होगा, इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो टूस की टेबल यहाँ पर पूरी प्रिंट होकर दिखाई देगी। तो दैट वाज अबाउट लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर।